क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान फ़ख्र से कह सकता है कि हमें बराबरी का हिस्सा मिल रहा है? हर दूसरे दिन हमको ये साबित करना पड़ता है। ज़बान अगर बंगाली है तो आप बांग्लादेशी हैं। तो टू नेशन थ्योरी का पहला जो ऐलान है सबसे पहले सावरकर ने किया, सावरकर ने 1925 में। 25 और उसके बाद फिर जिन्ना ने इसको फिर जिन्ना ने इसको स्वागत किया, सपोर्ट किया। तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि पहले ऐलान करो कि सावरकर और गोलवलकर ने जो कुछ लिखा है वो गलत था। तो फिर मकसद क्या है आरएसएस की तरफ से दावत आना कि हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? मुझसे भी कहा गया। लीडर तो माना भारत के मुसलमानों ने मौलाना कलाम आज़ाद को एमपी बनाया, उनकी बातों पर अमल किया, देखिए छोड़कर नहीं गए पाकिस्तान। आज़ाद को अगर उस वक्त का मुसलमान समझ लेता जी तो जिन्ना का वजूद नहीं होता। तो आप मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हो कि उनके पास ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री नहीं है। ऐसा है, कुछ मूवमेंट ऐसे भी हो रहे हैं कि मुझसे भी कुछ लोग मिले। आपसे आरएसएस के लोग मिले? एक बहुत जिम्मेदार आदमी मुझसे 2 दिन पहले मिलने आए। उन्होंने कहा साहब निगोसिएशन और बातचीत शुरू होनी चाहिए, मौलाना अरशद बंदी ने इसकी हिमायत की। जी तो मेरा जवाब जो था वो मैं आपको बताऊं। हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, अभी तो मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र को कबूल किया है और कहा कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र है उसमें भेदभाव नहीं है। आपके चैनल जो हैं जो बिक चुके हैं, बहुत जय श्री राम नहीं मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। क्या आरएसएस ने अपनी विचारधारा को बदल लिया है? मुसलमानों के हवाले से आरएसएस की जो सोच थी वो बदल चुकी है, अब नफ़रत नहीं बची है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा क्या सिख और मुसलमान अब एक हो सकते हैं और इन दोनों का जो इत्तेहाद है वो देश के मुसलमानों के लिए कैसे साबित होगा? कुछ और भी अहम मुद्दे हैं, इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करेंगे मारूफ दानिश्वर, राज्यसभा के साबिक़ एमपी और IMCR के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब से। अदीब साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया। और अल्लाह आपको सलामत रखे। इस बुढ़ापे में आप लगातार मिल्लत और कौम के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों जो एक ख़बर आ रही है कि आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं और आरएसएस ने अपना 100 साला जश्न मनाया है। तो मुसलमानों को लेकर तीनों दिन मोहन भागवत ने कुछ न कुछ बातें की और कहा कि मुसलमानों से भेदभाव को मिटाना है, मुसलमानों से क़ुर्बत बढ़ानी। अपने लोगों को कहा कि तुम दूसरों के नज़रिया और अक़ीदा को बदलने की कोशिश मत करो, ख़ुद को बदलो। मुसलमान 30 करोड़ हैं और वो इसी देश का हिस्सा है, बाहर से नहीं आए हुए हैं। शम्स साहब, पहली बात तो ये कि 100 साल पहले जो उन्होंने काम शुरू किया था जी वो मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऑन पेपर तो नहीं बन पाया जी। अमली तौर पर हम इस शहर में, इस मुल्क में क्या बराबरी का हिस्सा रखते हैं? अमली तौर पर हमारी क्या हैसियत है? हम आज जो वो कहते थे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का रहेगा और मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क में अगर रहना चाहें तो दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से रहेंगे। अमली तौर पे ये हो चुका है या नहीं हुआ है, इस पे गौर करना चाहिए। वही कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद ले ली, ये 2 और छोड़ दीजिए। यही तो कह रहे हैं ना। काशी मथुरा के बारे में उन्होंने कहा कि इसको लेना है, ले लीजिए। बदायूं में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है, बहराइच में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मकबरे और मसाजिदें वो हैं, वो क्या हो रहे हैं? वक़्फ़ की ज़मीनें कहाँ जा रही हैं? तुम सितम करते रहो, हम सहते रहें और तुम्हारी वाह वाह करते रहें। ये तो हम नहीं समझते कि कुछ बदल गया है। भागवत जी जिस तरह की बातें करते हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, पहले वो ये ऐलान करें कि हमने सावरकर की सोच को छोड़ दिया है। वो ऐलान करें कि जो भी गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, अपने मज़ामीन लिखे हैं, वो सब गलत हैं, तब हम आगे बढ़ें। लेकिन वो तो नहीं छोड़ रहे हैं, वो तो उसी पे अमल कर रहे हैं। आज हम अपने ही बस्तियों में गुनहगारों की तरह बैठे हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान
फ़ख्र से कह सकता है कि हमें बराबरी का हिस्सा मिल रहा है। हर दूसरे दिन हमको ये साबित करना पड़ता है। ज़बान अगर बंगाली है तो आप बांग्लादेशी हैं। इसका तजुर्बा, इसका प्रोग्राम तो आपने खुद किया है। हमारे गुड़गांव में क्या हुआ है, सिर्फ सज़ा क्या थी, गरीब थे, खाने को नहीं था, रोज़ी रोटी कमाने आए थे, ज़बान बांग्लादेशी थी, इसलिए बांग्लादेशी हो गए। तो हम पे ये सितम रोज़ तुम ढाए जाओ और हमसे कहो कि तुम्हारी वाह वाह करें। मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई शक्ल निकलेगी। शक्ल निकलनी है। हालांकि मैं जानता हूँ कि कुछ मूवमेंट ऐसे भी हो रहे हैं कि मुझसे भी कुछ लोग मिले। आपसे आरएसएस के लोग मिले? एक बहुत जिम्मेदार आदमी मुझसे 2 दिन पहले मिलने आए थे। उन्होंने कहा, साहब निगोसिएशन और बातचीत शुरू होनी चाहिए। मौलाना अरशद बंदी ने इसकी हिमायत की जी। तो मेरा जवाब जो था वो मैं आपको बताऊं। मैंने कहा मुझसे मिलके क्या होगा, क्योंकि मैं तो किसी कौम की नुमाइंदगी नहीं करता हूं। आपको अगर वाकई चाहिए तो जाइए उन हिंदू भाइयों से मिलिए जो आज भी आप हमारे लिए खड़े हैं। उनको जाके समझाइए, उनके जहनों को सही कीजिए। अगर आप समझते हैं हम क्या उनको धोखा दे दें, उनके साथ नाइंसाफ़ी करें, जो इस सितम के ज़माने में भी हमारे साथ खड़ा है। आज मुसलमान खुले आसमान के नीचे है, लेकिन उसकी उम्मीद की किरण उसका हिंदू सपोर्टर है, जो इस वक्त बड़ी तादाद में आज भी खड़ा है। तो तुम चाहते हो कि हम उनके साथ भी दगा कर दें। हमने किसी के साथ दगा नहीं की है। हम अपने मोहसिनों को भूले नहीं हैं। हमारे मोहसिन हैं अभी, लेकिन ये कहना कि उनसे बात करो, जो भी मुसलमान बात करेगा वो उन हिंदू भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा जो आपके लिए बोलता है। आपके चैनल जो हैं जो बिक चुके हैं, लेकिन ये रवीश कुमार क्या मुसलमान है? ये अशोक कुमार पांडे क्या मुसलमान है? ये अजीत अंजुम ये क्या मुसलमान है? सैकड़ों हज़ारों लोग मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में आपके लिए खड़े हैं। आप पे जो सितम होता है वो दिखाने का जुल्म करते हैं, वो इनकी नज़रों में ट्रोल होते हैं, उनके साथ दगा कर। हमारे कुछ रहनुमा ने खैर मकदम किया है मोहन भागवत के बयान को, कहा कि अप्रिशिएट करना चाहिए, आरएसएस की विचारधारा बदल चुकी है। अगर वो या तो उनकी समझ नहीं है, सियासी समझ से कासिर हैं, और या बहुत भोले। अरे जो लड़ाई उन्होंने 100 साल पहले शुरू की थी वो आज हम शुरू करना चाहते हैं। 100 साल पहले उन्होंने खाका तैयार कर लिया था और हम ये कह रहे हैं कि वो बात करेंगे। क्या था 100 साल पहले का उनका खाका? उन्होंने ये फैसला किया था जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 1923 में ये फैसला किया। गांधी जी जब आए जी, चंपारण का हालात देखे उन्होंने, और गांधी जी ने देखा कि हिंदुस्तान की हालत ये हो गई है। उससे पहले अंग्रेज़ों का जब मुस्तकिल पूरा कब्ज़ा हो गया यहाँ, आपको पता ही है 1857 की जंग क्यों नाकामयाब हुई। जितने रजवाड़े, रईस, ये सब के सब अंग्रेज़ों के साथ थे। जिन लोगों ने बगावत की थी वो आम लोग थे, किसान थे, मज़दूर थे, उलमा थे। मुसलमान उलमा इसमें बहुत आगे आगे थे जी। लेकिन राजे मजवारे, ये पटियाला हों, ये जितने भी हैं, सब उनके साथ थे। तो उस वजह से वो फेल हो गए। जब इनको ताकत मिल गई तो इन्होंने कहा कि तुम म्यूनिसिपैलिटी चलाओ, पानी देखो, गली देखो, सड़क बनाओ, हम हाकिम रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भी बनी इसी पे थी। बॉम्बे में जिना भी मेंबर थे और कांची दुर्गादास भी थे और सभी थे। ओखले कांग्रेस के मेंबर, कांग्रेस के थे, बनी गई थी। जब गांधी वहाँ से आए
अफ्रीका से और चंपारण गए, तो चंपारण में जो उन्होंने हालात देखे और हिंदुस्तान की मुफलिसी देखी और ये देखा कि यहाँ की दौलत सब के सब जा चुकी है और जो बची है वो राजाओं महाराजाओं और ज़मींदारों और ताल्लुकदारों के पास है, तो उन्होंने 1923 में कलकत्ते सेशन में ये कहा कि ये मुल्क हर डेमोक्रेटिक होगा, हर शख्स को वोट देने का फ़ैसला होगा और आवाम अपना लीडर चुनेगी। उसमें हंगामा हुआ और उस हंगामे के खातिर जिन्ना ने मुखालफत की, एनी बेसेंट ने मुखालफत करी और पीएन रॉय जो सिद्धार्थ शंकर के मामा थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये गांधी गलत कह रहे हैं, ये तो रईस लोगों के लिए दुनिया में पैदा किए गए कि वो हुकूमत करें, गरीब का काम तो सिर्फ चौक चाकरी करना है। वहाँ अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि अगर आवाम खड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे। नतीजा हुआ कि सरवारकर जो बार बार माफ़ी मांग रहा था जेल से, उसको छोड़ा गया और कहा गया कि तुम जाओ। उसने जब ये वादा किया कि हम अंग्रेज़ों की मदद करेंगे, तो वो निकल के आया और उसने 2 नेशन थ्योरी का ऐलान किया 1925 में कि इस हिंदुस्तान में 2 कौमें रहती हैं, और वहाँ से जिन्ना ने इसको पिक किया। तो 2 नेशन थ्योरी का पहला जो ऐलान है सबसे पहले सावरकर ने किया 1925 में। और उसके बाद फिर जिन्ना ने इसको स्वाद किया, सपोर्ट किया। ये तमाशा जब से खड़ा हुआ, उस वक़्त हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने जो अपना तैयारी की और जो हेडगेटर थे, उन्होंने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र जो होगा। फिर गुलूवालकर जब उसके संचालक बने तो गुलूवालकर ने ये ऐलान कर दिया, एक किताब लिखी बंच ऑफ फ्लावर्स के नाम से, उसमें सारी तफसील दी हुई है उनका कि हिंदुओं को मुसलमानों से ख़तरा है और क्रिश्चियन से ख़तरा है। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो दूसरे दर्जे का शहरी बन के रहना पड़ेगा। ये 100 साल का साइकिल करीब करीब पूरा होने लगा। अब जब मंजिल मिल गई तो ये हुआ कि ये डरी सहमी कौम जो है, इसको आगे लाओ, मथुरा भी दो, फला भी दो। लेकिन अमली तौर पर जो वहाँ संभल में हुआ जी, जो बहराइच में हुआ, जो बदायूं में ऐलान कर दिया गया, कौन सी मस्जिद फतेहपुर में हुआ, कौन सी मस्जिद, कौन सी शहर ऐसा बचा है जहाँ इनका क्लेम ना हो। और उसके बावजूद भी अगर हमारे कुछ लोग कहें कि बातचीत की जाए, तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि पहले ऐलान करो कि सरवारकर और गुलूवालकर ने जो कुछ लिखा है वो गलत था। हिंदुस्तान का आइन उसी को हम मानते हैं। अगर तुम आइन को मानते हो तो फिर हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, अभी तो मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र को कबूल किया है और कहा कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र है उसमें भेदभाव नहीं है, ज़ुबान की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, और वो सभी के लिए उसमें मुसावात है। ये समझने की बात है, ये दुनिया का वाहिद मज़हब है जी जिसमें भेदभाव है, किसी दुनिया के मज़हब में नहीं है। क्या शूद्र और दलित जो है वो पुजारी बन सकता है मंदिर का? क्या वो शादी करा सकता है? क्या मरने के जो रसायन हैं, जो रस्में हैं, क्या वो उसमें शरीक हो सकता है? और फिर भी कहते हैं कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है। बदनसीबी से तुमसे हम भी सीख रहे हैं, ऐसे बदनसीब हम हैं। हम भी अब अपने को अशराफ और अरजाल में बांट रहे कहने लगे हैं। अरे ये हिंदुस्तान का एक अलग कल्चर था। कौन कहता है कि यहाँ मुसलमानों ने हुकूमत करी? कौन कहता है अंग्रेज़ों ने हुकूमत करी?
अरे ये हाकिम तो वो थे, करने वाले तो सब हिंदुस्तानी थे। बिल्कुल। पूरी मुग़ल सल्तनत राजस्थान के जाटों ने, वो ठाकुरों ने चलाई। भाई राजपूत, इनके बारे में तो कहा भी जाता, मजाक में भी लोग कहते थे कि ये राजा के पूत हैं। और वही राजा के पूत आज आरएसएस के पूत बन गए। और वो देखिए हमारे यूपी में क्या हो रहा है, वो राजा ही का तो पूत है। हमको ये बात समझनी चाहिए। एक चीज़ हो सकती है कि हमसे गलती हो गई, कि हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दी, उसने कहा हमसे गलती हो गई, हम उससे मिल लेंगे। लेकिन जब एक तसव्वुर, एक पूरी प्लानिंग के तहत एक काम किया जा रहा हो, वो भी इतने लंबे वक्त के साथ, हिंदुस्तान की ये खुशनसीबी थी कि नेहरू ऐसा इंटेलेक्चुअल उसको मिल गया पहले प्राइम जी। और गांधी ऐसा कायद मिल गया। लेकिन हमारी कौम ने मौलाना आज़ाद की इज़्ज़त नहीं करी। इस कौम को भी अल्लाह ने एक बहुत बड़ा दानिश्वर दिया था, नहीं माना हमने उसको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, अबुल कलाम को। लीडर तो माना भारत के मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, एमपी बनाया, उनकी बातों पर अमल किया, देखिए छोड़कर नहीं गए मौलाना पाकिस्तान। आज़ाद को अगर उस वक्त का मुसलमान समझ लेता जी, तो जिना का वजूद नहीं होता। जिना के नाम पर हमने अपनी कौम को बांट दिया। नतीजा हुआ कि हमारी सैकड़ों साल की कुर्बानी मशकूक व मुश्तबा हो गई और इनको मौका मिल गया। दोनों हाथों से ताली बजी थी, लेकिन मुजरिम कौन हुआ? मुजरिम सिर्फ मुसलमान हुआ। और आज भी हैं। पहले तो पाकिस्तान के नाम पर जी। सताया जा रहा था, अब बांग्लादेश के नाम पर सताया जा रहा है। जो बंगाली मुसलमान हैं उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। तो जो मौलाना आज़ाद को नहीं समझ पाए हम, अल्लाह ताला हमेशा कोई कायद नहीं भेजता है। एक बहुत बड़ा कायद उसने भेजा था। लेकिन जो भागवत साहब की जो बातें हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई अब आप सोचिए कि 3 बच्चे करिए, क्या मतलब है इसका? इससे पहले तो ये कहते थे कि साहब सैकड़ों, 10-25 बच्चे होते हैं। और ये एक दिमाग में बिठा, ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो डर गया। किससे डर गया? किस बात से? मेजॉरिटी में है आप, हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे। सबसे बड़ा गुनाह जो आरएसएस ने किया वो अपने हिंदू मज़हब के साथ किया। हिंदू मज़हब जो टॉलरेंस का मज़हब है, राम जो एक मोहब्बत की पहचान है, उसको आपने इतना ख़तरनाक बना के पेश कर दिया है कि चलते फिरते आदमी को आपने पकड़ लिया और कहा कहो जय श्री राम, नहीं मार देंगे। एक खौफ का माहौल बना दिया आपने। और राम और सीता तो हम यूपी के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ तो सुबह एक दूसरे को गांव में ग्रीटिंग्स में कहते थे राम राम, राम राम भैया, राम राम जी। आज जय श्री राम। उस राम को जो मोहब्बत का एक नमूना था, उसको आपने नफरत दिया, खौफ का एक ऐसा दुश्मन बना दिया। ये आरएसएस की देन है जिसने अपने मज़हब के साथ नाइंसाफ़ी की है। और जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो तोड़फोड़ करती है, गुंडागर्दी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी, ये सब तो आरएसएस की विंग है अलग अलग। मैं यही बात कह रहा हूँ कि भागवत साहब को कहना चाहिए था कि भाई अगर सब भाई भाई बराबर हैं जी, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन नवरात्रियों में मस्जिदों के सामने तलवार चलाकर और मस्जिदों के मीनार पे चढ़कर भगवा ठहराने का कोई स्टेटमेंट कंडेमनेशन का भागवत ने आज तक दिया है? कोई नहीं। तो फिर भागवत से बातचीत करने के मकसद क्या है? मैं ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो भागवत से बात करना चाहते हैं। क्या भागवत ने आज तक
किसी शख्स की को लिंच किया गया हो और भागवत के यहाँ से या उनकी ऑर्गेनाइजेशन से कंडमनेशन आया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट बता दीजिए जो हम पे सितम हुआ हो और उधर से एक रहम की और एक अपील आई हो। नहीं आई है। तो क्या माने हैं? सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बखेरना और उनको सपोर्ट करना। तो फिर मकसद क्या है आरएसएस की तरफ से दावत आना कि हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं? मुझसे भी कहा गया, मुझसे कहा गया परसों जी। तो मैंने उनको यही जवाब दिया। उधर से क्या हुआ है, इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी। आपके कई साथियों ने मुलाकात की? जी, कई लोगों ने मुलाकात की। क्या रिजल्ट मिला? अपनी कम्युनिटी में खुद ही बेदागदार हो गए। जी। इसलिए कि कम्युनिटी जो है वो तो जानती है कि सितम किस पे हो रहा है। शम्स साहब, मेरे ऊपर तो नहीं हुआ, किसी बड़े आलिम पे भी नहीं होगा, किसी बड़े लीडर पे भी नहीं होगा। उन गरीब मुसलमानों से पूछिए जो दिन भर मेहनत करके रात की कमाई खाने के पैसे जमा करते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है। कभी आपने सोचा अपनी कौम के बारे में, जो पैसे न होने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उनको आला तालीम दिला सकें चाहने के बावजूद भी। उनके साथ जो सितम हो रहा है उसका सवाल किया आपने कभी? हम कहते हैं कि साहब जितने बिल पास किए गए, हालत ये है कि कम्युनिटी में एक ऐसा तबका खड़ा कर दिया है जो हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमानों पे सितम हो, यानी फ़िलिस्तीन पे सितम हो रहा है, एक तबका है जो खुशी मना रहा है, नेतन्याहू के कसीदे पढ़ रहा है। जब जहन इस हद तक पैदा हो जाए, ये एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल नफ़रत से झुलसी हुई आत्माओं की तरफ भटक रही है। बिल्कुल। अदीब साहब, अभी आपका भी एक प्रोग्राम हुआ सिख और मुस्लिम के इत्तेहाद को लेकर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में गालिबन 24 अगस्त को, और इस प्रोग्राम का तस्करा आरएसएस के भी सतशाला इवेंट में होता है कि ये IMCR क्या है, इंडिया इस्लामिक कल्चर में क्यों प्रोग्राम हुआ सिख और मुसलमानों के एक करने के लिए। देखिए, वो प्रोग्राम इसलिए था कि सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के साथ ही आफत नहीं आई हुई है जी। मुस्लिम अक़लियत जो है सिखों के साथ भी हो रहा है। आपको पता है सिखों की कुर्बानी, पार्टीशन का जो एग्रीमेंट हुआ था जी, कि जहाँ जिसकी मेजॉरिटी, वो इलाका अगर मुसलमानों का है तो पाकिस्तान में जाएगा, अगर हिंदुओं का है तो हिंदुस्तान में आएगा। पंजाब में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, लेकिन सिख भाइयों ने इनकार किया, हिंदुस्तान में अडॉप्ट किया। सैकड़ों हज़ारों उनके घर जल गए, कत्लेआम हुआ, उधर से भी उधर भी, इधर भी मरे उधर भी मरे, हिजरत की। तो उनकी कुर्बानी भी देने के बाद भी 84 में तुमने ढूंढ ढूंढ के मार डाला। और यही कैफियत क्रिश्चियंस के साथ हुई, यही दलित के साथ हो रहा है। दलित तो कम से कम खड़े हो रहे हैं, उनमें बेदारी पैदा हो गई क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से उनके यहाँ पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई। तो ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया, क्योंकि आरएसएस बड़े ज़ोरों पे गुरुद्वारों में और सिख भाइयों में नफरत फैला रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। मुसलमानों का वजह क्या है? मुसलमानों की, मुग़लों की तारीख़, जैसा उस दिन कहा गया जी, कि मुग़लों की तारीख़ सिख की बुनियाद से शुरू हुई थी, सिखिज़्म से। जी, अगर तुम मुग़लों की तारीख़ ख़त्म करोगे, इसका मतलब सिख तारीख़ ख़त्म करना चाहते हो, ये कहा गया वहाँ। जी, तो उनको भी फ़िक्र थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग बैठेंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसको ख़त्म मत समझिए।
अब सिख भाइयों के समझ में भी आ गया है कि जो लड़ाई थी वो बादशाहों की थी, मुसलमान और सिखों की नहीं थी। सिख मज़हब हमारे बाबा फरीद के कलाम पर मबनी है, उनका हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल। वो पूजा पाठ के वो नहीं है, लेकिन आरएसएस ने उनमें कुछ लोगों को पैदा किया हुआ है। उस नज़रिए से हम लोगों ने IMCR ने एक प्रोग्राम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के से मिलकर किया था। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जितनी भी अक़लियतें हैं जी, वो सब सर जोड़ के बैठें। जितने भी पासमानदा लोग हैं किसी कम्युनिटी के, उनके साथ बैठें, उन लोगों के साथ जो मज़लूम हैं उनके साथ बैठें और ये बताएं कि आइडिया ऑफ इंडिया को बर्बाद करने के लिए ये जो तंजीम 100 साल पहले बनी थी, इसने हमारे मुल्क कहाँ ला के छोड़ दिया है। तो मैं भागवत साहब की उनके बयानों से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं समझता हूँ धोखा है इस बात पे। आप उनसे मिलके क्या हासिल करेंगे? हमने बाबरी मस्जिद आपको दे दी जी, आपने छीन ली हमसे, लेकिन कम से कम एक तबके ने तो ये कहा गैर मुस्लिमों के कि ज़्यादती हुई, यही सुकून काफ़ी था। अब तुम कहते हो कि मथुरा और काशी हमने अपने वर्कर्स को इजाज़त दे दी है, तो तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर संभल हो रहा है, तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर फतेहपुर हो रहा है, तुम्हारे इजाज़त के बग़ैर बहराइच में हो रहा है, तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर पूरे हिंदुस्तान में तमाशे हो रहे हैं। तो तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? अपने कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम आगे आएंगे। उससे पहले अगर तुम हमको समझते हो तो चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसे लोग तो ये सिखों के साथ जो अलायंस का प्रोग्राम था, इसका क्या रोड मैप है? आगे भी जारी होगा? दलितों के साथ भी कुछ अलायंस का प्रोग्राम है? क्योंकि एक तब कुछ लोगों का मानना है कि इस देश में इत्तेहाद की और सबको लेकर साथ चलने की ज़रूरत है। देखिए, वो उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने हम हैं और जितने दूसरी कौम के लोग हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हमारा ताल्लुक़ इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये बात बिल्कुल आप समझ लीजिए। ये कहते ये हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। यहाँ कभी डेमोक्रेसी नहीं थी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है कभी था ही नहीं। राजा होते थे और राजा की रियाया होती थी, आपस में लड़ते थे और आपस में लड़ने की वजह से इन्हीं राजाओं ने, इन्हीं हिंदू राजाओं ने मुसलमानों को बुलाया जी, और इन्हीं राजाओं की वजह से, आपस की लड़ाई की वजह से यहाँ अंग्रेज़ आ गए। अंग्रेज़ों ने आकर एक पूरे हिंदुस्तान का खाका तक बना दिया, जिसको आप इंडिया कहते हैं और जिसको ये भारत माता कहते हैं। इससे पहले कितनी माताएं थी भाई? जयपुर की माता अलग थी, उदयपुर की माता अलग थी, अवध की माता अलग थी, सबकी माताएं अलग अलग थी ना। कहाँ था हिंदुस्तान? और आज भी उसी के लिए लड़ाइयाँ होती है जी, कि अवधपुर की सल्तनत है, राजस्थान की सल्तनत है जी। तो ये जो इनको बनाया मुल्क हमारे लीडरों ने बना के दे दिया, गांधी, नेहरू, आज़ाद, पटेल, इन लोगों ने, उसको ये तोड़ने पे लगे हुए हैं। अफसोस ये है कि यहाँ की आवाम की एक फितरत रही है और वो फितरत ये है कि अगर किला फतेह तो मुल्क फतेह। बादशाह यही करता था जी। आज इन्होंने किला फतेह कर लिया है, दिल्ली की सल्तनत पे बैठ गए, अवाम चुप हो गई। मोहन भागवत तो कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारा है, सिर्फ नक्शा पर लकीरें खींच दी गई है। हाँ अगर हमारा है तो बाटा क्यों था भाई? हम तो यही कह रहे थे, मौलाना आज़ाद तो यही कह रहे थे। और अगर तुम ये करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर और मुसीबत आ जाएगी।
लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात हो गई है इस मुल्क में, और वो ये बात हो गई है कि अब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, बात डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की आपने की है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले दिनों कहा कि कर्नाटका में वोट चोरी हुई, और सिर्फ एक सीट का उन्होंने तज्जिया पेश किया कि 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुई, अलग अलग तरीके बताए। उसके बाद हरियाणा के बारे में कहा गया कि वहाँ घपला हुआ, बिहार में भी SIR हुआ और वहाँ भी 65 लाख लोगों का नाम निकाल दिया गया है। वोटर अधिकार यात्रा भी उन लोगों की आज मुकम्मल हो रही है। तो इन सब पर क्या कहेंगे आप? सच में वोट चोरी की जा रही है? राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया, लेकिन हम लोग क्योंकि एक्टिविस्ट हैं, हमें तो ये अंदाज़ा था कि महाराष्ट्र में जी कुछ भी हो जाए, कांग्रेस अलायंस की सरकार बन रही थी, एब्सोल्यूट नहीं तो मेजॉरिटी मिल रही थी। वो आने के बाद हज़म नहीं हुआ, हरियाणा में भी हज़म नहीं हुआ, लेकिन अब तो सब कुछ साबित हो गया। लेकिन अदालत क्या कर रही है? इन्हें मालूम है कि आवाम सड़कों पे नहीं आएगी। हिंदुस्तान में सिर्फ एक तहरीक चली थी, वो गांधी ने चलाई थी। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इतनी नाइंसाफ़ी हो, जहाँ इतनी गरानी हो, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर दिन में कम से कम 10 झूठ बोलता हो, लोग चुप हैं। वो फितरत में हमारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब आई है सड़क पर। कब से कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक और ट्विटर का सहारा लेकर हुकूमत करनी चाहिए, पावर में आना चाहा, उससे कभी नहीं आएंगे। क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो गैस सिलेंडर के मामले में सड़क पर उतर पड़ी। जी अभी बिहार में बिल्कुल डिफेंसिव है। किसी एक शख्स ने एक माइक पर जलसे से पहले, जलसे के बाद या क्या हुआ बोला, गाली बकी, बुरा भला कहा, सड़क पे आ गए। सियासी पार्टी ऐसे होती बनती है। कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए। कैसे तोड़ फोड़ करना है, कैसे सड़कों पर उतरना है। नहीं, वो तो बिल्कुल सामने वो उनके साथ है। जी तो अब ये आदमी जो एफिडेविट दे रहा है कि मैं मास्टर्स की डिग्री लिए हुए हूँ, बयान देना और एफिडेविट में फ़र्क है। अदालत कह रही है कि डिग्री नहीं ज़रूरत है, तो एफिडेविट किस बात का है? आवाम चुप है। तब मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हो कि उनके पास ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री नहीं है। ऐसा है, वो खुद कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा। एक वीडियो है, हाँ वायरल हुई उनके क्लिप जी वीडियो कि है, मैंने पढ़ा रहा है। और जिन्होंने इंटरव्यू किया था वो भी जिंदा है, राजीव शुक्ला, वो भी मौजूद है, उनसे पूछ लीजिए, उनके सामने इंटरव्यू दिया। उसके बाद उनका एक तकरीर में भी थी कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो भी हमने देखी। सवाल सिर्फ ये नहीं है, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप एफिडेविट देते हैं। और 1978 में वो थे भी नहीं दिल्ली में, जी अंडरग्राउंड थे गुजरात में। पता नहीं चाय बेच रहे थे, अंडरग्राउंड थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उनको जानते नहीं थे, कोई नहीं जानता था। जी लेकिन मुश्किल ये आ गई है कि नफ़रत की बुनियाद पर इलेक्शन जीते जा रहे हैं और सरकारें बन रही हैं, तो मुस्तकबिल हमारे मुल्क का क्या होगा? हमने तो वो मुल्क भी यूरोप के देखे हैं कि डबल रोटी की प्राइस बढ़ गई तो स्ट्राइक हो गई। डबल रोटी की प्राइस पर ये कोई सलाह क्या? स्ट्राइक हो गया जी, पूरा मुल्क खड़ा हो गया कि डबल रोटी की प्राइस बढ़ा दी। और तहरीक चली और फिर बाद में जिसने स्ट्राइक की वो प्रेसिडेंट बना उस मुल्क का। तो ये सब कुछ दुनिया में हुआ है, हम कहाँ हैं हमें पता नहीं है। बहरकैफ मैं ये समझता हूँ कि अब हमको समझना चाहिए, जितनी भी बैकवर्ड लोग हैं, पासमानदा लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, उनको अब हमें मज़हब के नाम पे नहीं, इस मुल्क के शहरी की हैसियत से एकजा होना चाहिए, इस मुल्क को बचाना चाहिए। एक और सवाल लेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी पर। अभी देश के वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब चीन में मौजूद हैं, कई और देशों के लीडर मौजूद हैं, और मीडिया आप कह रही है कि
शी जिनपिंग और मोदी जब मिलते हैं तो पूरी दुनिया हिलती है, बिजली कड़कती है। पहले इसी तरह का जुमला कहा जाता था कि जब मोदी और ट्रम्प मिलते हैं तो पूरी दुनिया हिलती है। वो हालत ये है कि थूक के चाटने वाली बात है। चंद महीने पहले पार्लियामेंट में गरियाया और राहुल गांधी पे इल्ज़ाम लगाया कि आप चाइना के हमदर्द हैं, और जब वहाँ से ठुकराए गए तो मैं वीडियो देख रहा हूँ और न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, वो इनसे बात भी नहीं कर रहा है। और मैंने आज ही एक प्रोग्राम देखा रजत शर्मा का कि वो दोनों आदमी एक अपने जहाज़ से उतर रहे हैं सीढ़ियों से, मोदी साहब, और पुतिन जो है वो रेलिंग पकड़ के उतर रहे हैं। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान मोदी जो है कितनी क़ुव्वत के साथ दिख रहा है और ये कैसा डरा हुआ है। ये हालत है इन लोगों की। लेकिन अगर अभी भी लोग बेईमानी से, नफ़रत से, किसी बुनियाद से इस सरकार को वापस लाते हैं तो कोई, मैं शायद न देख पाऊँ, मेरी औलादें ज़रूर देखें कि ऐसा ना हो। मुझे खौफ आता है जी कि कहीं यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया न बन जाए ये। सब लोग अपनी अपनी राय पूछेंगे। जो जोड़ा गया था, एक यूनिक मज़हब बनाया गया था, एक मुल्क बनाया गया था जिसमें न जाने कितनी ज़बानें थीं, कितना कल्चर था, कितने मज़हब थे, कितने खाने पीने थे। सब ने कहा था कि वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। एंड द आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसका तसव्वुर शैटर्ड हो गया, ख़त्म हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी हम लोगों की जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टी से प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये अपनी ज़ात के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी बड़ी हो जाए। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के लिए इकट्ठी होंगी उस दिन ये दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब तो सब एक हो रहे हैं। बिहार में यात्रा निकल रही है तो तेजस्वी यादव साथ हैं, राहुल गांधी की यात्रा साथ के लिए, अखिलेश भी गए हैं वहाँ। ये खुशाइन बात है जी। लेकिन जब इलेक्शन का टिकट बंटवारे का वक्त आएगा, अगर वो इम्तिहान पास कर लिया कि अच्छा कैंडिडेट होगा किसी पार्टी का जी, तो ये निपट जाएंगे। लेकिन अगर उस वक्त ये लड़ाई शुरू हुई कि हमारी पार्टी को ज़्यादा टिकट मिले और हमको ज़्यादा प्रिविलेज मिले, तो ये शिराजा फिर बिखर जाएगा। तो इसलिए फिंगर क्रॉस्ड हैं टिल जब तक कि टिकट जेन्युइन अच्छे लोगों को नहीं मिलता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन। अगर ये बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की समझ में आ जाएगी जी, तो उस दिन ये मुल्क बच जाएगा। और पहला इनकी शुरुआत बिहार के इलेक्शन से ही होगी। तो हम बातचीत कर रहे थे मारूफ दानिश्वर और IMCR के यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब से। कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखेगा। आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, तो इसको स्कैन कीजिए और आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया।